नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को लगातार जारी रखते हुए एनईपी पर आधारित काका श्रृंखला फिफ्थ में आज हम करने वाले 20 क्वेश्चंस और राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आधारित क्वेश्चंस हैं। वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जैसे कि प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, टीजीटी, पीजीटी, डीसी, एसी, इन केवीएस, एनवीएस, यूपीएससी, रीट, सीटेट, यूपीटेट, एमपीटेट, डी ट्रिपल एस बी एटसेट्रा। तो इन सभी परीक्षाओं के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आधारित क्वेश्चंस है, वो निश्चित पूछे जाएंगे। तो साथियों, देखते हैं काका श्रृंखला फिफ्थ का पहला क्वेश्चन। 81, a top priority of the Indian education system would be to achieve universal foundational literacy and numeracy in primary school. By when will this target be achieved? भारतीय शिक्षा प्रणाली की सर्वोच्च प्राथमिकता प्राथमिक विद्यालय में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त करना होगा। ये लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लिया जाएगा? मतलब कि टॉप प्रायोरिटी है वो क्या होनी चाहिए? फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी होनी चाहिए। और ये यूनिवर्सल फाउंडेशनल और लिटरेसी है वो कब तक प्राप्त कर लेनी होगी? ऑप्शन देख लेते हैं। 2040, 2035, 2030, 2025। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, 2025। प्राथमिक विद्यालय में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान है उसको प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, 2025 रखा है। सही उत्तर हो जाएगा डी। क्वेश्चन देख लेते हैं 82। हाउ विल स्कूल एजुकेशन बी ब्रोडेंड टू सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स एसईडीजीज? स्कूली शिक्षा को सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूह एसईडीजीज तक कैसे विस्तृत किया जाएगा? ऑप्शन देख लेते हैं। ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग ओडीएल प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग एनआईओएस। NIOS and state open schools will offer the present programs ABC levels that are equivalent to grade 3rd, 5th and 8th of the formal education system. Secondary education programs that are equivalent to grades 10th and 12th. डी ऑल दी अबव। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी ऑल दी अबव। स्कूली शिक्षा को सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूह तक कैसे विस्तृत किया जाएगा? ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम दिया जाएगा और ये शुरू किया गया है एनआईओएस के द्वारा। ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग है वो सभी समूह तक पहुंचाने के लिए एनआईओएस ने ओडीएल शुरू किया है। और साथ में एनआईओएस एंड स्टेट ओपन स्कूल्स विल ऑफर द प्रेजेंट प्रोग्राम्स। कौन से प्रोग्राम है? एबीसी लेवल्स दैट आर इक्विवेलेंट टू ग्रेड 3rd, 5th एंड 8th। यहाँ पर ए का मतलब है ग्रेड 3rd, बी का मतलब ग्रेड 5th और सी का मतलब है 8th। जो फॉर्मल एजुकेशन है उसके तरीके से एबीसी प्रोग्राम चलाया जाएगा एनआईओएस और स्टेट ओपन स्कूल्स के द्वारा। और साथ में सेकेंडरी एजुकेशन प्रोग्राम्स दैट आर इक्विवेलेंट टू ग्रेड्स 10th एंड 12th। मतलब कि इन ओपन स्कूलिंग के द्वारा सेकेंडरी एजुकेशन प्रोग्राम भी चलाया जाएगा जो कि बराबर होगा किसके? 10th और 12th के बराबर होगा। स्कूली शिक्षा को सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूह तक इस तरीके से पहुंचाया जा सकता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी ऑल दी अबव। क्वेश्चन देख लेते हैं 83। The foundational stage will consist of 5 years of flexible, multi-level, play activity-based learning and the curriculum and pedagogy of this. मूलभूत चरण में 5 साल का लचीला बहुस्तरीय खेल या गतिविधि आधारित सीखना होगा और पाठ्यक्रम एवं शिक्षा शास्त्र डैश पर आधारित होगा। किस पर आधारित होना चाहिए? ऑप्शन देख लेते हैं। ईसीसीई अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, CWSN चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, EEC एमिनेंट एक्सपर्ट कमिटी। डी ऑप्शन हो जाएगा HEGC हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल। तो फिल इन द ब्लैंक में क्या आना चाहिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, ECC आएगा। यहाँ पर आ जाएगा ECC होना चाहिए। मैं क्वेश्चन को फिर से पढ़ रहा हूँ। द फाउंडेशनल स्टेज विल कंसिस्ट ऑफ 5 years फ्लेक्सिबल मल्टी लेवल प्ले एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग एंड द करिकुलम एंड पेडागोजी ऑफ ECC पर आधारित ये होना चाहिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए। अगला सवाल देख लेते हैं 84। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी मेड एन अर्जेंट नेशनल मिशन बाय द एजुकेशन सिस्टम फॉर एट लीस्ट ग्रेड 3rd, for which the state governments should be directed to implement it in a phased manner? निम्नलिखित में से कम ग्रेड 3 के लिए शिक्षा प्रणाली द्वारा एक अत्यावश्यक राष्ट्रीय मिशन बनाया जाए
जिसके लिए राज्य सरकारों को इसे चरणबद्ध तरीके से लागू करने का निर्देश दिया जाए। मतलब कि कम से कम ग्रेड थर्ड के लिए शिक्षा प्रणाली द्वारा कौन सी चीज को राष्ट्रीय मिशन के रूप में अत्यावश्यक घोषित किया जाए और राज्य सरकारों को इसे चरणबद्ध तरीके से लागू करने का निर्देश दिया जाना चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं। मल्टीलिंगुअलिज्म अमंग द चिल्ड्रन, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, कंप्यूटर लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। तो कौन सी चीज को लागू करना चाहिए, कम से कम ग्रेड थर्ड तक ये लागू होना चाहिए और इसको राष्ट्रीय मिशन के रूप में अपना करके राज्य सरकारों को फेज मैनर में लागू करने के लिए निर्देश दिए जाने चाहिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। मतलब कि बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान को लागू करना चाहिए। कौन सी क्लास तक, कम से कम ग्रेड थर्ड तक ये मिशन के रूप में लागू होना चाहिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। मूव टू क्वेश्चन नंबर 83। Which age group is correct in 5 plus 3 plus 3 plus 4 design in curriculum and pedagogical structure and curriculum framework for school education? स्कूली शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या और शैक्षणिक संरचना और पाठ्यचर्या की रूपरेखा में 5+3+3+4 डिजाइन में कौन सा आयु वर्ग सही है। ऑप्शन देख लेते हैं। एज 3 to 8, 8 to 11, 11 to 14 एंड 14 to 18 ईयर्स। सेकंड है एज 8 to 11, 3 to 8, 11 to 14 एंड 14 to 18 ईयर्स। एज इज 3 to 8, 11 to 14, 8 to 11 एंड 14 to 18 ईयर्स। और डी ऑप्शन हो जाएगा एज इज 3 to 8, 8 to 11, 14 to 18 एंड 11 to 14 ईयर्स। तो कौन सा ग्रुप है इसके सीक्वेंस के अनुसार हो जाएगा, इस डिजाइन के अनुसार हो जाएगा। सही उत्तर हमारा होगा ए। एज इज 3 to 8 ईयर्स है, 8 to 11 ईयर्स है, 11 to 14 ईयर्स एंड 14 ईयर्स to 18 ईयर्स है। तो यहाँ पर एज इज 3 to 5 ईयर्स है, वो कौन से डिजाइन में आएगा, 5 में आएगा। उसके बाद में ये 3 साल का होगा, 3 हो जाएगा। यहाँ फिर से 3 साल का होगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ होगा 4 हो जाएगा। तो 5+3+3 हो जाएगा। मतलब कि 5 जो रखा हुआ है, डिजाइन रखा है, उसमें 3 से 8 वर्ष के बच्चे शामिल होंगे। 8 से 11 में कौन होंगे, 3 साल के लिए होगा ये। और 11 से 14 साल है, ये फिर से 3 के लिए हो जाएगा, 3 साल का प्रोग्राम होगा। और 14 to 18 ईयर्स के बच्चे हैं, +4 में रखे गए हैं। और इस तरीके से ये डिजाइन है बनाया गया है, एज ग्रुप के अनुसार बांटा गया है, यूनिक फीचर रखा गया है एनईपी 2020 में। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए। क्वेश्चन देख लेते हैं 86। व्हाट आर द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय एनईपी 2020 रिगार्डिंग पीटीआर? पीटीआर के संबंध में एनईपी 2020 द्वारा क्या निर्देश दिए गए हैं। ऑप्शन है हमारे। टीचर वैकेंसीज विल बी फिल्ड एट द अर्लीस्ट इन ए टाइम बाउंड मैनर, स्पेशली इन डिसएडवांटेज एरियाज एंड एरियाज विद लार्ज पीपल टू टीचर रेशोज और हाई रेट्स ऑफ इलिटरेसी। A pupil teacher ratio PTR of under 30:1 will be ensured at the level of each school. Areas having large numbers of socio-economically disadvantaged students will aim for a PTR under 25:1 and D option all the above. Correct answer will be D all the above. PTR का मतलब है कि पीपल टीचर रेशो है, वो मेंटेन करने के लिए एनईपी में क्या निर्देश दिए गए हैं। सबसे पहली बात है कि टीचर वैकेंसीज विल बी फिल्ड एट द अर्लीस्ट, जल्दी से जल्दी टीचर है उनकी भर्ती की जाएगी। इन ए टाइम बाउंड मैनर, स्पेशली इन डिसएडवांटेज एरियाज, एरियाज विद लार्ज पीपल टीचर रेशो और हाई रेट्स ऑफ इलिटरेसी, मतलब कि जहां पर निरक्षरता ज्यादा है उन एरिया में पीटीआर को लागू करना होगा टीचर भर्ती करके। और साथ में ए पीपल टीचर रेशो पीटीआर ऑफ अंडर 30:1 रखना होगा। मतलब कि पीटीआर पीपल टीचर रेशो है वो 30 के अंतर्गत रखा जाना चाहिए, 30:1 के रेशो में रखना चाहिए। विल बी एंश्योर्ड एट द लेवल ऑफ ईच स्कूल, मतलब हर लेवल पर इसको 30:1 रेशो मेंटेन करना होगा। और एरियाज हैविंग लार्ज नंबर्स ऑफ सोशियो इकोनॉमिकल डिसएडवांटेज स्टूडेंट्स, मतलब कि जो मुख्य धारा से अलग है, मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पाए, पिछड़े हैं, वहां पर पीटीआर कितना रखना होगा, 25:1 का रेशियो रखना होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी ऑल दी अबव। मूव टू क्वेश्चन नंबर 87।
Dash will comprise 3 years of education building on the play, discovery, and activity based pedagogical and curricular style of the foundational stage, and will also begin to incorporate some light textbooks as well as aspects of more formal subjects, including reading, writing, speaking, science, and mathematics। डैश नाटक, खोज और गतिविधि आधारित शैक्षणिक और पाठ्यचर्या शैली के फाउंडेशनल स्टेज पर शिक्षा निर्माण के 3 साल शामिल होंगे और कुछ हल्की पाठ्यपुस्तकों के साथ साथ पहलुओं को भी शामिल करना शुरू करेंगे। पढ़ने, लिखने, बोलने, विज्ञान और गणित आदि के लिए ऑप्शन देख लेते हैं। द फाउंडेशनल स्टेज, द प्रिपरेटरी स्टेज, द मिडिल स्टेज, द सेकेंडरी स्टेज। तो ये सब चीजें कौन सी स्टेज में शामिल होनी चाहिए, जो कि फाउंडेशनल स्टेज को पूर्ण करते हुए होनी चाहिए। और इसमें क्या चीजें शामिल होनी चाहिए, फॉर्मल सब्जेक्ट होने चाहिए जिसमें रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, साइंस, मैथमेटिक्स ये सभी चीजें शामिल होंगी। तो कौन सी स्टेज के लिए ये बताया गया है, इनमें से सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। प्रिपरेटरी स्टेज में ये होना चाहिए। क्वेश्चन को फिर से पढ़ के देख लीजिए। द प्रिपरेटरी स्टेज will comprise 3 years of education building on the play, discovery, and activity based pedagogical and curricular style of the foundational stage, and will also begin to incorporate some light textbooks as well as aspect of more formal subjects, including reading, writing, speaking, science and mathematics। ये सब चीजें शामिल हो जाएंगी कौन सी स्टेज में, प्रिपरेटरी स्टेज में होंगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 5+3+3+4 में पहली स्टेज है फाउंडेशनल स्टेज हम बोल रहे हैं। दूसरे स्टेज के लिए ये क्वेश्चन बनाया हुआ है, दूसरी स्टेज में ये सब चीजें शामिल होंगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी। अगला सवाल देख लेते हैं 88। करंटली ड्यू टू द लैक ऑफ यूनिवर्सल एक्सेस टू ईसीसी, children fall behind in the first few weeks of grade first। An interim 3-month play-based school preparation module for all grade first students will be developed by whom and what will that module include। वर्तमान में ईसीसीई तक सार्वभौमिक पहुंच की कमी के कारण बच्चे ग्रेड फर्स्ट के पहले कुछ हफ्तों में पिछड़ जाते हैं। सभी ग्रेड फर्स्ट के छात्रों के लिए एक अंतरिम 3 महीने का प्ले बेस्ड स्कूल तैयारी मॉड्यूल किसके द्वारा विकसित किया जाएगा और उस मॉड्यूल में क्या शामिल होगा। मतलब कि ऐसा देखा गया है कि पहली कक्षा के बच्चे हैं कुछ हफ्तों में पिछड़ जाते हैं क्योंकि वहां पर ईसीसी है वो लागू नहीं हो पाया है। तो इसके लिए सभी ग्रेड फर्स्ट के छात्रों के लिए एक 3 महीने का अंतरिम प्ले बेस्ड प्रोग्राम मॉड्यूल तैयार किया जाएगा और इसको नाम दिया गया है स्कूल तैयारी मॉड्यूल, जो कि विकसित किया जाएगा किसके द्वारा। और इस मॉड्यूल में क्या चीजें शामिल होंगी, ऑप्शन देख लेते हैं भाई। एनसीईआरटी, एससीईआरटी एक्टिविटीज एंड वर्कशॉप अराउंड द लर्निंग ऑफ अल्फाबेट्स, साउंड्स, वर्ड्स, कलर्स, शेप्स एंड नंबर्स। दीज एक्टिविटीज आर इन्वॉल्विंग कोलैबोरेशंस विद पीयर्स एंड पेरेंट्स। और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल दी अबव। सही उत्तर हमारा होगा डी ऑल दी अबव। मतलब कि यहाँ बताया गया है कि बच्चा पहली कक्षा में ही पहले ही कुछ हफ्ता में वो पिछड़ जाता है, तो उनको तैयार करने के लिए एक अंतरिम प्रोग्राम है वो बनाया गया है, प्ले बेस्ड प्रोग्राम बनाया गया है जिसको नाम दिया गया है स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल नाम दिया गया है। और ये विकसित किया जाएगा किसके द्वारा, एनसीईआरटी और एससीईआरटी के द्वारा। और इसमें क्या चीजें शामिल होंगी, एक्टिविटीज एंड वर्क बुक्स अराउंड द लर्निंग ऑफ अल्फाबेट्स, साउंड्स, वर्ड्स, कलर्स, शेप्स एंड नंबर्स ये शामिल होंगे उसमें स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल में। साथ में ही दीज एक्टिविटीज आर इन्वॉल्विंग कोलैबोरेशंस विद पीयर्स एंड पेरेंट्स, मतलब कि साथियों को और पेरेंट को भी इसमें शामिल किया जाएगा। स्कूल बेस्ड स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल में शामिल किया जाएगा, प्ले बेस्ड स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल में शामिल किया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी ऑल दी अबव। क्वेश्चन नंबर 89। We are currently facing a learning crisis. According to the survey, a large portion of students in primary school, more than dash crore, are unable to acquire even basic literacy and numeracy. That is the ability to read and write. वर्तमान में हम सीखने के संकट का सामना कर रहे हैं। सर्वेक्षण के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में छात्रों का एक बड़ा हिस्सा 10 करोड़ से अधिक बुनियादी साक्षरता और अंक ज्ञान यानी पढ़ने और लिखने की क्षमता भी हासिल करने में असमर्थ है। तो कितने करोड़ बच्चे हैं जिनको अंक ज्ञान है वो भी नहीं प्राप्त हो रहा है, साथ में बुनियादी साक्षरता है वो भी वो प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। लेस देन 5 करोड़,
मोर देन 5 करोड़, मोर देन 1 करोड़, लेस देन 1 करोड़। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, मोर देन 5 करोड़। मतलब कि 5 करोड़ से अधिक बच्चे ऐसे हैं जिनको फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी है वो भी नहीं आती, बेसिक अंक ज्ञान है और साक्षरता है वो भी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। और इस बात को एनईपी में लर्निंग क्राइसिस के रूप में कहा गया है कि वर्तमान में हम सीखने के संकट का सामना कर रहे हैं, क्योंकि 5 करोड़ से अधिक ऐसे बच्चे हैं जिनको बुनियादी साक्षरता और अंक ज्ञान भी हम नहीं दे पा रहे हैं, यानी कि पढ़ने लिखने की क्षमता भी हम हासिल नहीं कर पा रहे हैं। तो वो कितने बच्चे हैं जिसकी वजह से हम इनको लर्निंग क्राइसिस बोल रहे हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, मोर देन 5 करोड़। अगला सवाल 90, द ड्रॉप आउट ऑफ स्टूडेंट्स अगेंस्ट ग्रोस एनरोलमेंट रेशो जीईआर इज एज फॉलोज। मतलब कि ड्रॉप आउट भी एक प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स की, और ये ग्रोस एनरोलमेंट होने के बाद में बच्चे हैं वो स्कूल छोड़ देते हैं। तो कुछ पॉइंट बताए हैं वो देख लेते हैं। The GER was 90.9% for grade 6 to 8, 79.3% for grade 9 to 10, and only 56.5% for grade 11 to 12. The significant proportion of enrollment students drop out after grade 5th and especially after grade 8th. The number of out of school children in the age group of 6 to 17 years is 3.22 crore. सकल नामांकन अनुपात जीएआर के खिलाफ छात्रों का ड्रॉप आउट इस प्रकार है। तो कौन से पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएंगे? ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट सेकंड ओनली, सेकंड थर्ड ओनली, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड ओनली। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तीनों पॉइंट है वो सही हो जाएंगे। ग्रोस एनरोलमेंट रेशो है वो बताया गया है, और ड्रॉप आउट की बड़ी समस्या है तो पहले ग्रोस एनरोलमेंट रेशो बताया गया है। द जीईआर वाज 90.9% फॉर ग्रेड 6 टू 8। मतलब छठी से लेकर के 8वीं तक जीईआर है वो कितना हो रहा है? 90.9% हो रहा है। जबकि 79.3% फॉर ग्रेड्स 9 एंड 10। मतलब कि 9वीं 10वीं में कितने एनरोलमेंट हो रहे हैं? 79.3% का एनरोलमेंट हो रहा है टोटल बच्चे भारत में, उनमें से। एंड ओनली 56.5% फॉर ग्रेड 11 एंड 12। ये बहुत बड़ी बात है कि 56.5% है वही पहुंच पाते हैं, एनरोलमेंट करा पाते हैं 11वीं 12वीं में। और साथ में बड़ी बात क्या बताई गई है? A significant proportion of enrolled students drop out after grade 5th and especially after grade 8। मतलब कि इतना एनरोलमेंट हो रहा है, जीईआर हो रहा है, इनमें से भी 5वीं क्लास तक बहुत सारे बच्चे हैं वो पढ़ाई छोड़ देते हैं, स्कूल छोड़ देते हैं। ये बताया गया है कि 8वीं कक्षा तक तो बहुत सारे बच्चे हैं वो अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। इतना कम एनरोलमेंट है, 100% एनरोलमेंट नहीं हो रहा है, फिर भी इनमें से बहुत सारे बच्चे हैं वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं। द नंबर ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 16 टू 17 ईयर्स इज 3.22 करोड़। मतलब कि 3.22 करोड़ बच्चे हैं वो पढ़ाई छोड़ देते हैं, ड्रॉप आउट हो जाते हैं। 6 से 17 साल की उम्र के बच्चे हैं, 3.22 करोड़ बच्चे हैं वो अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर जीईआर भी बता दिया गया है और ड्रॉप आउट का रेशो है या परसेंट भी बता दिया गया है, कितने बच्चे हैं अपनी पढ़ाई छोड़ जाते हैं। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। क्वेश्चन देख लेते हैं 91, which model should be set up as a large scale mission to promote foundational literacy and numeracy to get the support of every literate member of the community and learners nationwide। देश भर में समुदाय के प्रत्येक साक्षर सदस्य और शिक्षार्थियों का समर्थन प्राप्त करने के लिए मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर मिशन के रूप में कौन सा मॉडल स्थापित किया जाना चाहिए? ऑप्शन देख लेते हैं। ई लर्निंग मॉडल, सेल्फ लर्निंग मॉडल, पीयर ट्यूटरिंग एंड वॉलेंटियर एक्टिविटी मॉडल, डिजिटल लर्निंग मॉडल। कौन सा मॉडल अपनाना चाहिए लार्ज स्केल पर? मतलब कि पूरे भारत में लार्ज स्केल पर ये मॉडल है वो लागू किया जाना चाहिए। किसके लिए? फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी को बढ़ावा देने के लिए, जिसमें भारत के सभी साक्षर सदस्य भाग लें, साथ में पढ़ने वाले पीयर ग्रुप है वो भी शामिल हो जाएं। तो कौन से मॉडल में ये शामिल होने चाहिए? इसको क्या नाम दिया गया है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, पीयर ट्यूटरिंग एंड वॉलेंटियर एक्टिविटी मॉडल है ये अपनाया जाना चाहिए, जिससे कि मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता को बढ़ावा दिया जा सकता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, पीयर ट्यूटरिंग एंड वॉलेंटियर एक्टिविटी मॉडल। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन जरूर दबा दीजिए। क्वेश्चन देख लेते हैं अगला 92, ए नेशनल
Book promotion policy will be formulated to develop enjoyable and inspirational books for students. What is needed to promote extensive reading among students? छात्रों के लिए मनोरंजक और प्रेरक पुस्तकें विकसित करने के लिए एक राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन नीति बनाई जाएगी। छात्रों के बीच व्यापक पठन को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन देख लेते हैं। पब्लिक एंड स्कूल लाइब्रेरीज विल बी एस्टेब्लिश्ड, डिजिटल लाइब्रेरीज विल आल्सो बी एस्टेब्लिश्ड, और सी ऑप्शन है स्कूल लाइब्रेरीज एंड बुक क्लब्स विल बी सेट अप particularly in villages to serve the community during non school hours, और डी ऑल दी अबव। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी ऑल दी अबव। नेशनल बुक प्रमोशन पॉलिसी है वो लागू की जानी चाहिए, डेवलप की जानी चाहिए, जहां पर एंजॉयबल और इंस्पिरेशनल बुक्स हैं वो डेवलप की जा सके। साथ में ही और क्या चीज को लागू करना होगा? रीडिंग को बढ़ाने के लिए, विस्तृत करने के लिए पब्लिक एंड स्कूल लाइब्रेरीज विल बी एस्टेब्लिश्ड, मतलब कि पब्लिक और स्कूल लाइब्रेरीज हैं वो विकसित की जाए। साथ में डिजिटल लाइब्रेरी है उसकी भी स्थापना की जाए, और स्कूल लाइब्रेरीज एंड बुक क्लब्स हैं वो सेटअप किए जाने चाहिए। कौन सी जगह पर? विलेजेस में, जो कि ग्रामीण परिवेश के लोगों को पुस्तकें उपलब्ध करवा सके। नॉन स्कूल आवर्स का मतलब है कि विद्यालय के अलावा ये पुस्तकालय है वो उपलब्ध हों। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा डी ऑल दी अबव। क्वेश्चन देख लेते हैं 93। For foundational literacy and numeracy, NEP 2020 emphasizes on developing what type of system for assessment of children? मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता के लिए एनईपी 2020 में बच्चों के मूल्यांकन के लिए किस प्रकार की प्रणाली विकसित करने पर जोर दिया गया है? यहाँ पर एनईपी में बहुत ज्यादा फोकस किया गया है फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमेरेसी पर। तो उसको बढ़ावा देने के लिए मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए? ऑप्शन देख लेते हैं। ये रोबस्ट सिस्टम ऑफ कंटिन्यूअस फॉर्मेटिव अडेप्टिव असेसमेंट, ए समेटिव असेसमेंट सिस्टम, ए न्यू पैटर्न ऑफ बोर्ड एग्जाम, ए रैंकिंग सिस्टम ऑफ असेसमेंट। तो क्या होना चाहिए? कौन से तरीके का मूल्यांकन होना चाहिए मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता को बढ़ाने के लिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए रोबस्ट सिस्टम ऑफ कंटिन्यूअस फॉर्मेटिव अडप्टिव असेसमेंट, मतलब कि एक विस्तृत कंटिन्यूअस लगातार फॉर्मेटिव निर्माणात्मक और अडेप्टिव असेसमेंट है वो अपनाया जाना चाहिए, जिससे कि मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता को प्राप्त किया जा सके। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए रोबस्ट सिस्टम ऑफ कंटिन्यूअस फॉर्मेटिव अडेप्टिव असेसमेंट। क्वेश्चन देख लेते हैं 94। Children are unable to learn optimally when they are undernourished or unwell, hence providing simple yet fresh breakfast along with midday meal can make children productive. What type of nutritious food can be given where hot meal is not possible? कुपोषित और अस्वस्थ होने पर बच्चे बेहतर ढंग से सीखने में असमर्थ होते हैं, इसलिए मध्याह्न भोजन के साथ सरल लेकिन ताजा नाश्ता प्रदान करना बच्चों को उत्पादक बना सकता है। जहां गर्म भोजन संभव ना हो वहां किस प्रकार का पौष्टिक आहार दिया जा सकता है? तो ये बात बताई गई है कि कुपोषित और अस्वस्थ होने पर बच्चे सीखने में असमर्थ होते हैं, इसके लिए मध्याह्न भोजन के साथ में सरल लेकिन ताजा नाश्ता प्रदान किया जाए जिससे कि बच्चे उत्पादक बन सके। और जिन स्थानों पर हम गर्म भोजन उपलब्ध नहीं करवा पा रहे उनको पौष्टिक आहार आप कैसे दे सकते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। सिंपल बट न्यूट्रिशियस मील, एग्जाम्पल ग्राउंड नट्स, चना मिक्स्ड विद जगरी एंड और लोकल फ्रूट्स में बी प्रोवाइडेड, ए पैक्ड मील में बी प्रोवाइडेड, अरेंजमेंट ऑफ फ्रेश मील बाई ओपन टेंडर सिस्टम शुड बी मेड, और डी ऑल दी अबव। आपको मालूम है कि कुपोषित बच्चा होगा, अस्वस्थ होगा तो वो पढ़ाई करने में असमर्थ होगा। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की गई है, और साथ में ये भी बताया गया है कि वहां पर ताजा नाश्ता भी प्रदान किया जाए जिससे कि बच्चे उत्पादक बन सके। वो स्थान जहां पर गर्म भोजन आप उपलब्ध नहीं करवा पा रहे तो उनको पौष्टिक आहार आप कैसे दे सकते हैं? ए सिंपल बट न्यूट्रिशियस मील दिया जा सकता है। किसके साथ में? ग्राउंड नट्स, चना मिक्स करके गुड़ के साथ में दिए जा सकते हैं, और लोकल फ्रूट्स में भी प्रोवाइडेड, लोकल फ्रूट भी दिए जा सकते हैं। तो सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है कि सिंपल बट न्यूट्रिशियस मील दिया जा सकता है, मूंगफली या चने को दिया जा सकता है, गुड़ के साथ में दिया जा सकता है, साथ में फ्रूट भी दिए जा सकते हैं। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए नेशनल रिपोजिटरी ऑफ हाई क्वालिटी रिसोर्सेज ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी विल बी मेड अवेलेबल ऑन डैश। मूलभूत साक्षरता और अंक ज्ञान पर उच्च गुणवत्ता वाले संसाधनों का एक राष्ट्रीय भंडार होगा
जो डैश पर उपलब्ध कराया जाएगा, किस पर उपलब्ध कराया जाएगा? मूलभूत साक्षरता और अंक ज्ञान के लिए उच्च गुणवत्ता वाले संसाधनों का एक राष्ट्रीय भंडार होगा, जो उपलब्ध कराया जाएगा किस पर? ई लर्निंग, द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, दीक्षा, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स, होलिस्टिक एडवांसमेंट, निष्ठा, ई पाठशाला किस पर उपलब्ध कराना होगा? ए नेशनल रिपोजिटरी ऑफ हाई क्वालिटी रिसोर्सेज ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी विल बी मेड अवेलेबल ऑन। सही उत्तर हमारा हो जाएगा दीक्षा हो जाएगा। दीक्षा पर ये उपलब्ध कराया जाएगा, यहाँ हो जाएगा दीक्षा हो जाएगा। और दीक्षा का फुल फॉर्म भी यहाँ पर आ सकता है, द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ये उपलब्ध कराया जाएगा नेशनल रिपोजिटरी हाई क्वालिटी रिसोर्स के रूप में, और वो डेवलप करेगा फाउंडेशनल लिटरेसी या न्यूमेरेसी को। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी। क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए। अगला सवाल देख लेते हैं 96। ईसीसीई आइडियली कंसिस्ट ऑफ फ्लेक्सिबल मल्टीफेसेट मल्टी लेवल प्ले बेस्ड एक्टिविटी बेस्ड एंड इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग विच कंप्राइजेज ऑफ। ईसीसीई में आदर्श रूप से लचीली, बहुआयामी, बहुस्तरीय, खेल आधारित, गतिविधि आधारित और पूछताछ आधारित शिक्षा शामिल है, जिसमें ये होने चाहिए, क्या होना चाहिए? ऑप्शन देख लेते हैं, अल्फाबेट्स, लैंग्वेजेस, नंबर्स, काउंटिंग, कलर्स, शेप्स, इंडोर एंड आउटडोर प्ले, पजल्स एंड लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ड्राइंग, पेंटिंग, visual art, craft, drama, puppetry, music, and movement. It also includes a focus on developing social capacities, sensitivity, good behavior, courtesy, ethics, personal and public cleanliness, teamwork, and cooperation. D. All these. सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, ऑल दीज। ईसीसी आइडियली कंसिस्ट ऑफ फ्लेक्सिबल मल्टी फेसेट मल्टी लेवल प्ले बेस्ड एक्टिविटी बेस्ड इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग विच कंप्राइजेज ऑफ। ये सभी चीजें भी शामिल होंगी, अल्फाबेट्स भी उसमें शामिल होना चाहिए ईसीसी में, लैंग्वेजेस, नंबर्स, काउंटिंग्स, कलर्स, शेप्स, इंडोर एंड आउटडोर प्लेज, पजल्स, लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ड्राइंग, पेंटिंग, visual art, craft, drama, puppetry, music, and movement. It also includes a focus on developing social capacities and sensitivity, good behavior, courtesy, ethics, पर्सनल एंड पब्लिक क्लीनिनेस, टीम वर्क एंड कोऑपरेशन। ये सब चीजें शामिल होंगी किसमें? ईसीसी में। और मैं आपको बता चुका हूं कि एनईपी में सबसे ज्यादा फोकस दिया गया है, ईसीसी पर फोकस किया गया है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑल दीज। अगला सवाल देख लेते हैं 97। By when will the target of achieving 100% gross enrollment ratio from preschool to secondary level be achieved to prevent further students from dropping out as early as possible? छात्रों को जितनी जल्दी हो सके विद्यालय छोड़ने से रोकने के साथ पूर्व विद्यालय से माध्यमिक स्तर तक 100% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक प्राप्त किया जाएगा? मतलब कि वो प्रोग्राम लागू करना चाहिए जिससे कि प्री स्कूल से लेकर के सेकेंडरी लेवल तक बच्चों को ड्रॉप आउट से रोका जा सके, और साथ में 100% जीईआर ग्रोस एनरोलमेंट रेशो है उसको प्राप्त करना होगा। कब तक ये लक्ष्य रखा है? ऑप्शन देख लेते हैं, 2023, 2030, 2040, 2025। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? कब तक हमें जीईआर को बढ़ाना होगा? प्री स्कूल से लेकर सेकेंडरी स्कूल तक के बच्चों को ड्रॉप आउट भी रोकना है, और उनके लिए ग्रोस एनरोलमेंट रेशो है वो 100% किया जाना चाहिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, 2030। मतलब कि 2030 तक ये लक्ष्य रखा गया है कि जीईआर है वो प्राप्त करना होगा, कितना? 100% अचीव कर लेना होगा, और ड्रॉप आउट को भी जीरो करना होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी। क्वेश्चन देख लेते हैं 98। व्हाट इज द क्लास वाइज क्लासिफिकेशन इन 5+3+3+4 डिजाइन फॉर स्कूल एजुकेशन? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक यूनिक फीचर लाया गया है 5+3+3+4। तो उसमें क्लासेज कौन सी होंगी, क्या उनको नाम दिए गए हैं, स्टेजेज को क्या बोला है? स्कूली शिक्षा के लिए 5+3+4 डिजाइन में कक्षावार वर्गीकरण क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं, फाउंडेशनल स्टेज इन टू पार्ट्स, that is 3 years of Anganwadi preschool plus 2 years in primary school in grades first and second, both together covering ages 3 to 8 years. Preparatory stage grade 3 to 5 covering ages 8 to 11. Middle stage grades 6 to 8
covering ages 11 to 14. Secondary stage grade 9 to 12 in two phases, that is 9 and 10th in the first, and 11th and 12th in the second, covering ages 14 to 18 years. और ई ऑप्शन हो जाएगा ऑल दी अबव। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ई, ऑल दी अबव। सभी ऑप्शन है वो ठीक होंगे, यहाँ पर बता दिया गया है। इस पर आधारित कोई भी क्वेश्चन है आपका छूट नहीं सकता। फाउंडेशनल स्टेज बोलते हैं, पहली जो स्टेज है, फिफ्थ को क्या बोलेंगे, फाउंडेशनल स्टेज बोलेंगे। और इसको दो पार्ट में बांटा गया है, पहला 3 साल के लिए, और इसमें बच्चे पढ़ेंगे आंगनबाड़ी या प्री स्कूल में पढ़ेंगे। 5 को बांटा गया 3+2 में। तो पहली जो स्टेज है उसके बच्चे जाएंगे, 3 साल तक बच्चे जाएंगे आंगनबाड़ी या प्री स्कूल में। और अगली जो 2 साल है वो बच्चे कौन सी कक्षा में पढ़ेंगे, ग्रेड फर्स्ट सेकंड में पढ़ेंगे प्राइमरी स्कूल में। बोथ टुगेदर कवरिंग एजेस ऑफ 3 to 8 इयर्स के बच्चे इसमें शामिल होंगे। प्रिपरेटरी स्टेज ग्रेड 3 to 5, मतलब कि प्रिपरेटरी स्टेज में 3 से 5 साल की कक्षाएं होंगी, और इसमें एज ग्रुप होगा 8 से 11 वर्ष होगा। मिडिल स्टेज में ग्रेड 6 to 8 होगा, 6, 7, 8वीं की कक्षाएं होंगी, और यहाँ पर एज ग्रुप होगा 11 to 14। सेकेंडरी स्टेज ग्रेड 9 to 12 होंगे, और इनको भी दो पार्ट में बांटा गया है। 9वीं 10वीं को बांटा गया है 2 साल के लिए, और साथ में 11 12th है वो दूसरे पार्ट में रखा गया है, और इनके लिए एज ग्रुप होगा 14 to 18 होगा। तो यहाँ पर किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, आप निश्चित उसको सही करके आएंगे, और अगर आप क्वेश्चन सही करेंगे तो हमें मजा आएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ई, ऑल दी अबव। अगला सवाल देख लेते हैं 99। From which age to lay a strong foundation of early childhood care and education ECC in the new 5+3+3+4 structure, which aims to promote better overall learning, development and well-being। किस उम्र से नई 5+3+3+4 संरचना में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा ईसीसी का एक मजबूत आधार देना है, जिसका उद्देश्य बेहतर समग्र शिक्षा सुचारू रूप से विकास को बढ़ावा देना है। तो कौन सी एज ग्रुप के लिए ईसीसी लागू होगा? 5 years, 6 years, 3 years, 8 years। करेक्ट आंसर विल बी सी, 3 years। ईसीसी है वो किसके लिए बनाया गया? 3 years के बच्चों के लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है वो बनाया गया है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी। और डियर फ्रेंड्स, देख लेते हैं काका सीरीज फिफ्थ का अंतिम क्वेश्चन 100। Which stage involves 4 years of multidisciplinary study with critical thinking, greater focus on life aspirations, and flexibility in the choice of subjects। किस चरण में 4 साल का बहुआयामी अध्ययन शामिल है, जिसमें आलोचनात्मक सोच, जीवन आकांक्षाओं पर अधिक ध्यान और विषयों के चुनाव में लचीलापन होगा? तो कौन सी स्टेज में ये बात बताई गई है कि ये 4 साल की होगी, और मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी इसमें की जाएगी। क्रिटिकल थिंकिंग, ग्रेटर फोकस ऑन लाइफ इंस्पिरेशंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन द चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स, मतलब कि इन सब चीजों को शामिल किया गया है। कौन सी स्टेज में? ऑप्शन देख लेते हैं, द फाउंडेशनल स्टेज, द प्रिपरेटरी स्टेज, द मिडिल स्टेज, द सेकेंडरी स्टेज। तो निश्चित रूप से इसका उत्तर आपको पता है, सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, द सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज है वो 4 साल का होगा, जिसमें क्या क्या चीजें शामिल होंगी? बहुआयामी अध्ययन शामिल होगा, जिसमें आलोचनात्मक सोच, जीवन आकांक्षाओं पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। और बहुत बड़ी बात बताई गई है कि विषयों के चुनाव में लचीलापन होगा, बच्चा अपनी चॉइस के अनुसार कोई भी सब्जेक्ट ले सकता है। यहाँ पर उसको पर्टिकुलर सब्जेक्ट में नहीं बांधा जाएगा, कोई स्ट्रीम में नहीं बांधा जाएगा, वो जो चाहता है वो ले सकता है। बहुत बड़ा ट्रमेंडस चेंज किया गया है, एनईपी में नया सिस्टम अडॉप्ट किया गया है कि बच्चे की चॉइस होगी, उसके अनुसार कोई भी सब्जेक्ट वो चूज कर सकता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, द सेकेंडरी स्टेज। इस तरीके से फ्रेंड्स हम काका सीरीज फिफ्थ के 20 क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं, और आज के क्वेश्चंस है फिर से फोकस थे ईसीसी पर, और 5+3+3+4 क्या पैटर्न है, सारी चीजें हैं वो डिस्कस की जा रही है। आगामी वीडियोज में भी आपको इसी पर आधारित क्वेश्चंस में लेकर के आऊंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, हर परीक्षा में पूछी जाएगी। और साथियों, अगर आप एस्पिरेंट है एनवीएस प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी पोस्ट के लिए भी, तो नवोदय सिस्टम पर आधारित प्रश्नोत्तरी के लिए धौलागढ़ माता सीरीज के सारे क्वेश्चंस आप देखिए, जहां पर कंप्लीट एनवीएस स्कीम है वो कवर की गई है। इसके साथ में ही अगर आप तैयारी कर रहे हैं केबीएस प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एफओ, एसओ, एचएम, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी के लिए,
तो ये क्वेश्चंस हैं आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं। आपके सिलेबस से रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट है वो नॉलेज मंडली पर अवेलेबल है। आप सभी कंटेंट को देखें और अपने सिलेक्शन को एक नई डायरेक्शन दें। और साथ में अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी वाइस प्रिंसिपल के लिए, तो यूपीएससी वाइस प्रिंसिपल के लिए भी कंप्लीट सिलेबस है, चैनल पर अवेलेबल है। आप सभी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर सकते हैं एक ही प्लेटफॉर्म पर, नॉलेज मंडली पर। साथियों, अगर आपको आज के क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।